तो हम बात कर रहे थे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कौन सी घटनाएं नहीं होती? लैंगिक घटनाएं नहीं होती, जो कि हैं अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन। ये दोनों ही नहीं होते हैं। और जिनमें ये लैंगिक घटनाएं नहीं होती, वहाँ जहाँ अर्धसूत्रण नहीं होता, युग्मक संलयन नहीं होता, उसको अलैंगिक जनन तो कहते ही हैं। उसके साथ एक और बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग असंग जनन। क्या कहते हैं? असंग जनन। तो आपके एग्जाम में ये टर्म भी आ सकती है कि असंग जनन किसे कहते हैं, या फिर आ सकता है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो दोनों का में आंसर यही होगा कि वहाँ लैंगिक घटनाएं नहीं होती, वहाँ ना अर्धसूत्रण होता है, ना युग्मक संलयन होता है। अब देखिए, जहाँ अलैंगिक जनन हो रहा है वहाँ उसकी क्या विशेषताएं होंगी, कि जो उसमें संतति उत्पन्न होगी उसकी क्या विशेषताएं होंगी। तो उसकी विशेषताएं ये होंगी कि ऐसी उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होंगी। क्या होगा कि अलैंगिक जनन में जितनी भी संततियाँ उत्पन्न हो रही हैं वो कैसी होंगी? अपने जनक के समान। और जो संतति अपने जनक के समान है, संतति समझ रहे हो ना, उससे उत्पन्न हुआ नया पादप, वो किसके समान होगा? जनक के समान, कि बिल्कुल सेम टू सेम उस पादप के समान होगा। और जब जनक के समान होता है तो हम क्या बोलते हैं? क्लोन। ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें कि अगर मैं हूँ मेरे जैसे ही एक और, उससे हम बोलेंगे क्लोन। और वो जो संतति होगी, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जंतुओं में भी कोशिश की गई, लेकिन पादपों में ये बहुत सफल है कि ऐसे उत्पन्न होना। और ये किससे हो रहा है? अलैंगिक जनन से। और ऐसी संतति हमने कहा उसकी जनक के समान है, होती है। और जनक के समान किस प्रकार से होती है? आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक और आकारिकी रूप से वो किसके समान होती है? उसके जनक के समान। कि ऐसी संतति उत्पन्न होती है जो आनुवांशिक और आकारिकी में उसके जनक के समान होती है। और जो आनुवांशिक व आकारिकी रूप में जनक के समान हो, उस संतति को हम क्या बोलते हैं? क्लोन। तो ये क्लोन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 1 मार्क के लिए। अब है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं? 2 हमारी जो बुक में डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो पहला वाला है अनिश्चित बीजता और दूसरा है कायिक जनन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अनिश्चित शीर्षक बीजता। अनिश्चित बीजता, इसको अगर हम टुकड़ों में डिवाइड करें तो इसका मतलब होगा अनिषेचन बीजता, कि बिना निषेचन के बीज बनना। यानी यहाँ पर क्या नहीं हुआ है? निषेचन नहीं हुआ है। निषेचन यानी नर और मादा युग्मक का संलयन, यानी निषेचन नहीं हुआ है। और बिना निषेचन के ही यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है? बीज का। तो जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है तो वो क्या होता है? अनिषेचक बीजता। हम कह ही रहे हैं कि क्या है ये? अलैंगिक जनन। वहाँ पे क्या नहीं हो रही है? लैंगिक घटनाएं। तो ये क्या हो गया? अलैंगिक जनन। और उसका प्रकार है अनिषेचक बीजता। यहाँ बीज तो बन रहा है, लेकिन बीज किसके बिना बन रहा है? निषेचन के बिना। तो यहाँ पे जब बीज बन रहा है और वहाँ पे कौन सी प्रमुख घटनाएं नहीं होंगी? अर्धसूत्रण नहीं होगा, युग्मक संलयन नहीं होगा। तो अर्धसूत्रण भी नहीं होगा और युग्मक संलयन भी नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वो है कायिक जनन। कायिक जनन हम कई छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो आप। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, इसमें जो जनन है वो किसके द्वारा हो रहा है? पौधे की किसी भी भाग के द्वारा। और वो पौधे का भाग कौन सा हो सकता है? पत्ता हो सकता है, तना हो सकता है, जड़। और जब हम बोल रहे हैं कि पौधे के किसी भी भाग, यानी किसी भी भाग यानी पुष्प के अलावा, अगर पुष्प से होता तो वो लैंगिक जनन होता। तो पुष्प के अलावा किसी भी भाग, तो उसको हम बोलेंगे कायिक भाग। यानी वो पत्ता हो सकता है, तना हो सकता है, जड़ हो सकता है। अब ये जो कायिक जनन होते हैं ये भी 2 तरह के हो सकते हैं, नहीं होते हैं। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो प्रकृति में अपने आप हो रहा है, प्रकृति खुद ही करती है, उसमें खुद ही आप कई सारे एग्जाम्पल से समझ जाओगे। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी कृत्रिम कायिक जनन जो प्रकृति में मनुष्य द्वारा किया जा रहा है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत किस्में मिल सके, या ज़्यादा हमें हम बोल सकते यील्ड मिल सके, या ज़्यादा हमें उन्नत किस्म में मिल सके। अब है इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन,
तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो प्रकृति में पाया जाता है, तो उसमें पहला है, हमने बोला कायिक है तो उसमें कौन सा आ गया, तना। अभी हमने देखा ना, तना, पत्ता, तना, जड़। तो हम फर्स्ट पढ़ रहे तने द्वारा। तो तने द्वारा किस में पाया जाता है, अदरक। और अदरक में जब वो पाया जाता है तो जो अदरक आप देखते हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकंद। दूसरा है आलू। और याद है ना, अदरक जो है उसमें क्या होते हैं, हमने यहाँ देखा ना, उसमें पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, इसलिए अदरक क्या है, एक तना है। दूसरा है आलू। आलू को हम कंद बोलते हैं। लहसुन भी आपने देखा होगा, लहसुन की कलियां होती हैं और उन कलियों में शलकंद कहते हैं अरबी। ये पूरा डिटेल में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। धनकंद, ऊपरी भूस्तारी यानी घास में, अंतःभूस्तारी पोदेना में और भूस्तारी स्ट्रॉबेरी में। घास में अभी आपने देखा होगा कि ये तना है और उस तने का अगर मिट्टी में दब जाए तो यहाँ से नया पौधा निकल जाता है। अब है दूसरा है जड़ों द्वारा। जड़ों में से ही नया पादप बन जाता है। उदाहरण नीम, चमेली, शीशम। और ये जो इनमें जो नया पादप बनता है वो नया पादप क्या, कई बार जो मुख्यतः क्या होता है, कई पौधों में कंदीय मूल यानी जो कंद होते हैं, बड़ी बड़ी जड़ें, उनमें से कायिक प्रवर्धन हो जाता है। और ये कंदीय मूल्य मुख्यतः कैसी होती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं। अपस्थानिक टर्म पता है ना, कि पौधे में अगर तने पर या किसी वायव्य भाग में अगर जड़ें उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं अपस्थानिक मूल्य। तो जब कंदीय मूल जो है उनमें अपस्थानिक कलिकाएं से निर्माण होता है नए पादप का, तो वो क्या है, हमारा कायिक प्रवर्धन। और उदाहरण है इसका शक्करकंद, डैलिया आदि। अब इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। आपकी बुक में भी इसका डायग्राम देख के रखा हुआ है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे कि कैसे ये इसमें अपस्थानिक जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन है। तो यहाँ देख सकते हैं आलू के अंदर भी आप आलू के अंदर, और ये डहलिया की जड़ों के द्वारा प्रवर्धन कि हमने सिर्फ जड़ें यूज़ की और से नया पौधा हमें मिल गया है। अब दूसरा है पत्तियों द्वारा, जो दूसरा नहीं तीसरा, पत्तियों द्वारा भी नया पौधा उत्पन्न किया जा सकता है कि हमें वहाँ बीज की आवश्यकता नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पत्तियों द्वारा। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, पत्थर चट्टा यानी बैरोफिलम में। बैरोफिलम में पत्तियों के किनारे से नए पौधा उग जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। और दूसरा है बिग्नोनिया। दोनों डायग्राम्स रट लीजिए या फिर याद कर लीजिए। जो है फर्स्ट है पत्थर चिट्टा बैरोफिलम, दूसरा है बिग्नोनिया। बिग्नोनिया के अंदर या तो उसके पर्णवृंत यानी जो डंठल हम बोलते हैं वहाँ से, या शिराएं, उनमें से नए पौधे उत्पन्न हो जाएं। एक बार डायग्राम से हम समझते हैं। देखिए ये बैरोफिलम का पौधा है, या हम बोल सकते हैं पत्थर चिट्टा। इसके जो किनारे हैं पौधे की पत्ती के जो किनारे हैं वहाँ से आप देख रहे हैं कि नए पौधे उगाए हैं, दिख रहे हैं आपको। और दूसरा है हमारा जो हमने बात किए थे अभी, वो है बिगोनिया। बिगोनिया के अंदर आप देख सकते हैं या तो उसके पर्णवृंत से एक नया पौधा निकल गया है, या फिर उसकी शिराओं से निकल गया है। एक यानी एक पत्ती से ही नए पादप हमें मिल गए हैं। अब थर्ड है, जो फोर्थ पार्ट है वो है जनन अंगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। कि जनन अंगों द्वारा कायिक प्रवर्धन, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी जनन होता है वो क्या होता है, पुष्प कलिकाओं द्वारा होता है। अब आप बोलेंगे कि अगर पुष्प यूज़ हो रहा है तो ये फिर लैंगिक होना चाहिए, कायिक क्यों है?
तो हम यहाँ बोल रहे हैं पुष्प कलिका, पुष्प बना नहीं है, पुष्प जैसी कलिकाएं, और पुष्प जैसी कलिकाएं भी कैसी हैं, बहुकोशिक पत्र पर कलिकाएं, और ये दिखने में कली के रूप में होती हैं, पुष्प के रूप में होती हैं, लेकिन पुष्प नहीं होता है, और उनको हम इंग्लिश में अगर बोले तो उनको हम बोलते हैं बुलबिल्स। उनको हम बोलते हैं बुलबिल्स। तो फिर से बता देती हूँ, जनांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होते हैं, कुछ पुष्प कलिकाएं रहती हैं, और वो कुछ पुष्प कलिकाएं कैसी रहती हैं, बहुकोशिक पत्र परिकलिकाओं के रूप में या बुलबुल्स के रूप में, जो ज़मीन पे गिरती हैं और उससे क्या होता है, नया पादप बन जाता है। और इसके एग्जाम्पल है अगेव यानी रामबस, और डियोस्कोरिया जिसको हम बोलते हैं रतालू। इन दोनों में आपको मिलेगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जनन अंगों द्वारा भी क्या हो सकता है, नए पादप का निर्माण हो सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये सारा जो था हमने पढ़ा तने द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा और जनन अंगों द्वारा, ये सारा क्या है, प्रगति में अपने आप होता है, कि प्रगति में खुद ही हो रहा है। यानी ये सारे किसके टाइप है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के, जिसमें हमने पढ़ा तना, जड़, पत्तियों और जनांगों द्वारा। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे जनन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीके से जो हम लोग जनन करवाते हैं पादप में। तो इसकी विधियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की हैं, जो हमारी बुक में डिस्क्राइब है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में 3 विधियां हमारी बुक में दे रखी हैं। पहला है कर्तन, दूसरा है दाब लगाना और तीसरा है रोपण। नाम इंग्लिश में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। कर्तन यानी कटिंग, दाब लगाना, दाब तो नाम से स्पष्ट है, और तीसरा है रोपण, रोपण यानी ग्राफ्टिंग। तो कर्तन में कौन कौन सा टाइप है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन यानी स्टेम की कटिंग या रूट की कटिंग से पौधे का निर्माण करना। दाब लगाना, टीला दाब या वायु दाब, ये अभी डिटेल में बताऊंगी आपको। थर्ड है रोपण, इसमें है आपका जिव्यारोपण, फच्चरोपण, किरीट रोपण, और फोर्थ है हमारा कलिका रोपण। रोपण फिर से बता दूं, रोपण क्या है, ग्राफ्टिंग। अब हम आते हैं एक टॉपिक पे। तो सबसे पहले है कर्तन यानी कटिंग। तो कटिंग के द्वारा यानी कटिंग से हम स्टेम की कटिंग यानी तने की कटिंग या जड़ों से हम लोग को नया पादप मिल सकता है। तो तने की कटिंग या तने स्तंभ से हमें क्या, रोपण से हमें क्या क्या नया पादप मिल सकते हैं या उगाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, गन्ना, अंगूर, गुलाब, एग्जाम्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर है मूल कर्तन यानी जड़ की उससे यानी जड़ के टुकड़े को क्या करते हैं, उद्रव स्थिति में यानी थोड़ा तिरछा लगाया जाता है और कोशिश की जाती है कि उसमें से अपस्थानिक कलिकाएं यानी अपस्थानिक जड़ें जो हैं वो उत्पन्न हो जाए। और इसका उदाहरण है नींबू, अमरूद, सेब, चेरी। अब दूसरा जो तरीका है वो है दाब लगाना। दाब लगाना जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेयरिंग, है ना, लेयर पे लेयर लगाना। दाब लगाना मीन्स लेयर लगाना। इसमें क्या करते हैं, स्तंभ या शाखा को मुख्य तने से बिना अलग किए, इसमें जो ये अभी मैं डायग्राम बताऊंगी कि बिना अलग किए हम लोग क्या करते हैं कि पौधे में अपस्थानिक जड़ों को निर्माण में प्रेरित करते हैं। यानी आर्टिफिशियल तरीके से इस तरह से किया जाता है कि अगर एक पौधा है उसमें इस तने को हमने कटिंग में तो क्या काट लिया, लेकिन दाब में क्या करते हैं, मुख्य स्तंभ से उस शाखा को अलग नहीं करते, उसको अलग नहीं करते, बल्कि प्रेरित करते कि उसमें से कुछ अपस्थानिक जड़ें का निर्माण हो जिससे नया पादप बन सके।
तो डायग्राम में आप देखिए, अब देखिए इस पादप में देखिए कि इसका जो मुख्य तना है उसमें से एक शाखा ली गई और उस पर एक मिट्टी का दाब लगा दिया गया, और इस तरह से लगाया गया कि इसके दो तीन जो है पर्व संधियाँ वो मिट्टी में दबी हुई हैं। तो पर्व संधियाँ ये पर्व संधियाँ दबी हुई हैं, तो हम देखेंगे इन पर्व संधियों से क्या हुआ। इन पर्व संधियों से किसका निर्माण हुआ? अपस्थानिक जड़ों से। और अपस्थानिक निर्माण हम देखेंगे यहाँ से भी पौधा निकल आता है, या हम इसको कट कर दें, यहाँ से उखाड़ ले तो ये नया पौधे का निर्माण हो गया। ठीक है, अगला है जो थर्ड टाइप, इसी में जो है हमारा दाब लगाने में, ये तो हुआ दाब लगाना जो मिट्टी द्वारा होता है, और दूसरा है वायु दाब। वायु दाब या हम इसको बोलते हैं घुट्टी लगाना। इसमें क्या होते हैं, यहाँ तो मुख्य पादप में ही हम लोग मुख्य पादप, इसमें भी मुख्य पादप से अलग नहीं करते हैं, और ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ किया जाता है या उन वृक्षों में यूज़ किया जाता है जहाँ पे शाखाएं क्या हो, मोटी हों। और उसमें क्या किया जाता है, पहले छाल को छीला जाता है और छाल को हटाकर, या हम बोल सकते हैं व्यास में काटा जाता है, यानी गोलाई में काटा जाता है, उसको छीला जाता है और उसमें गीली मिट्टी या रुई लपेट दी जाती है। कई बार मोजेस भी लपेट दिया जाता है और उसको ढक दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और उस पर मैं डायग्राम से दिखाती हूँ आपको, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ देखिए एक मोटा तना है, उस मोटे तने में उसके व्यास में उसको जो छाल है उसको छीला गया है, उस पर कुछ घास लपेट दी गई है, मिट्टी लगाकर कुछ घास लपेट दी गई है और उस घास पर रुई लपेट दी गई है। फिर एक जो है पात्र रखा गया है जिसमें पानी है, और वो इस तरह से उसमें से एक रस्सी या डोरी बांध दी गई है कि इस जो हमने बांधा है, ये जिसको घुट्टी बोलते हैं, उस पर पानी निरंतर पड़ता रहे, यानी उस पर आर्द्रता रहे या उस पर गीलापन रहे, ताकि उसमें से क्या हो, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो सके। और जब अपस्थानिक जड़ों का निर्माण यहाँ हो जाएगा तो ये आपको इतना बड़ा वयस्क पौधा मिल जाएगा और आपको जल्दी पुष्पन और इसकी क्रियाएं होंगी। तो ये जो है क्रिया गुट्टी या एयर लेयरिंग, या हम लोग इसको वायुदाब कहते हैं, उससे भी आर्टिफिशियल तरीके से नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोपण, और ये है, हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्राफ्टिंग, जो आपने आम भाषा में बहुत सुना होगा, ग्राफ्टेड पौधे कि इतना छोटे पौधे में ही फल हो जाते हैं। और काफ़ी ग्राफ्टेड किस्में आई हैं कि दो नस्लों को या दो किस्मों को किससे क्या होता है, नया पौधा बनाया जाता है। और ग्राफ्टिंग या रोपण की हम यही है कि दो पौधों के अलग मतलब हिस्से लिए जाते हैं, यानी दो अलग अलग पौधे लिए जाते हैं। कई बार सेम प्रजाति के लिए जाते हैं, लेकिन अगर हमें उन्नत किस्म चाहिए कि मान लीजिए एक पौधे में हमें अगर उसकी किस्म अच्छी है, दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला है, या फिर एक में कुछ कमी है, तो हम दूसरे पौधे की अच्छे गुणों वालों को यूज़ करके एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। यानी हम दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़कर जो नए पौधे का निर्माण करते हैं। देखिए विशेष क्या है, जोड़कर, कैसे जोड़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अब देखो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो अच्छी किस्म एक पौधा होता है, मैं डायग्राम से एक बार दिखा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या जोड़कर। तो यहाँ देख रहे हो आप इस डायग्राम में, यहाँ एक पौधा है, एक पौधे की किस्म, एक पौधा है और यहाँ दूसरे पौधे की किस्म ली गई है ना। इन दोनों को जोड़ा जाता है इस प्रकार से, ये देखिए जोड़ा गया और इसमें से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, यहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, ये दोनों एक ही बन जाएगा। तो जो हमें नई चीज़ें चाहिए, जिसमें नए गुण चाहिए, वो हमने इसमें इम्प्लांट किया और हमें नई। और ग्राफ्टिंग का आपको बहुत उदाहरण आपने दिए होंगे गुलाब के फूलों में, जहाँ पे रोज़ में या गुलाब में आपको बहुत सारी वेराइटीज़, बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम अब पढ़ते हैं इसके टाइप। पहले उससे पहले इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो जो अच्छी किस्म के पादप का जो हिस्सा होता है ना, जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा
ऊपर जो हम यूज़ कर रहे हैं या फिर जो कलम हम बोल सकते हैं इसको, ये जो ऊपर वाला जो अच्छी किस्म है उसको हम क्या बोलते हैं, जो नया हम जोड़ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कलम या साइकन। अच्छी किस्म के पादप का हिस्सा जिसका हम रोपण करते हैं, क्या कर रहे हैं, रोपण, उसको हम क्या बोलते हैं, कलम। और जिसमें हम जोड़ रहे हैं जिस निम्न गुण वाले को, उसमें ख़त्म हो चुका है या कम है, जिसमें ये हम कलम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं स्कंद। क्या बोलते हैं, स्कंद। और दोनों को इस प्रकार बांधते हैं कि उनकी एकधा यानी कैम्बियम संपर्क में रहे, और फिर धीरे धीरे वहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी उनकी जो कोशिकाएं का निर्माण होकर उत्तक बनना शुरू होते हैं, और उत्तक धीरे धीरे संवन उत्तक बन जाते हैं। जो संवन उत्तक एक बन जाता है, और संवन में जब संपर्क स्थापित कर लेते हैं और नया पौधे का निर्माण हो जाता है, उनमें से सारा जो न्यूट्रिशन है वो ऊपर जाने लगता है जाइलम फ्लोएम के द्वारा। तो इसका उदाहरण है जो हम ऐसे बना सकते हैं नए पौधे, वो है आम और अमरूद। अब इसकी विधियां कौन सी हैं, तो विधियां में से जो हैं 4 विधियां हमारी बुक में हैं किसकी, रोपण की। पहली है जिव्यारोपण, दूसरा है फच्चर, थर्ड है किरीट, और फोर्थ है कलिका रोपण। तो एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं, फिर हम डायग्राम में डिटेल में समझेंगे। पहला है जिव्यारोपण। तो अगेन उसमें क्या लिया जाता है, स्कंद और कलम। कलम कौन सा है, अच्छी किस्म वाला, और स्कंद जो हमारा पौधा वहाँ पे है, जो जड़ें ही आप समझ लो कि जड़ें हैं निम्न गुणों वाला स्कंद, उसमें हमने कलम लगाई। दोनों कैसे रहते हैं, समान मोटाई के, और उसमें वी आकार किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैसा है डायग्राम से। दूसरा है फच्चर। फच्चर में भी स्कंद और कलम क्या होते हैं, समान व्यास के होते हैं, और यहाँ पे वी या वेज आकार की कट लगाई जाती है और फिर उनको जोड़ा जाता है। थर्ड है किरीट। यहाँ पे स्कंद क्या होता है, मोटा होता है। किरीट, और इंग्लिश में अगर इसको याद करो तो ज़्यादा ईजी है, किरीट यानी क्राउन ग्राफ्टिंग। किरीट क्या है, क्राउन ग्राफ्टिंग, यानी स्कंद क्या होता है, मोटा होता है, और इसमें कई सारी जो कलम होती हैं वो रोपित कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। थर्ड है कलिका रोपण। तो इसमें जो होते हैं कलम कैसी होती है, टी शेप की। अब एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं कैसा है ये। तो ये देखिए, फर्स्ट ये है हमारा जिव्या वाला, जो हमने फर्स्ट वाला समझा था। इसमें ये वाला है वी शेप्ड वाला, ये कलम इसमें वी शेप्ड वाला है। ये वी शेप लगाया है उन्होंने कट, यहाँ पे वी शेप, यहाँ पे वी शेप। इस तरह से लगाया जाता है कि दोनों एक में ही हो जाए और यहाँ पे नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे जिव्या वाला, जिव्या रोपण। दूसरा जो है हमारा फच्चर, जिसमें हम बोल रहे हैं वी शेप्ड का रहता है। ये वी शेप्ड, यहाँ पर ये वी शेप्ड का, ठीक है, यहाँ पे वी शेप्ड का हमारा है। यहाँ पे जो स्कंद और ये स्कंद, सॉरी हाँ, ये कलम और ये स्कंद को जोड़ा जाता है वी आकार में। जो अगला भाग है हमारा वो क्या है, किरीट। अब मैंने इसमें आपको बताया कि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्राउन। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो स्कंद है, स्कंद वाला भाग क्या है, बहुत अधिक मोटा है, और ज़्यादातर ये उन पौधों में यूज़ किया, पेड़ों में यूज़ किया जाता है जिनमें फलों की जो है संख्या बहुत कम हो जाती है, फल आना, उनकी उत्पादन बहुत कम हो जाता है, उसमें ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आमों में भी यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो पुराना वृक्ष होता है, जो बहुत पुराना हो चुका है, डालियाँ सूखने लगती हैं, उसको काट दिया जाता है, और उसमें नई वैरायटी जो है उसकी कलमें लगाई जाती हैं पूरे तने के, उस पर दिख रहा है आपको, उसकी गोलाई में यहाँ लगाई दी जाती है, यानी एक मुकुट जैसा आकार ये उस पर लगा दी जाती है, और कुछ देर देखेंगे कि ये नई शाखाओं के रूप में बन गया है। तो ये हमारा थर्ड प्रकार का किरीट, यानी हम उसमें क्या बोलते हैं, विशेषता क्या है, इसमें स्कंद मोटा होता है और कई सारी कलमें रोपित की जाती हैं। जो लास्ट वाला है उसको हम बोलते हैं कलिका रोपण या टी शेप्ड। यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों तो बराबर हैं, स्कंद और कलम, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कट लगाया गया वो कैसा है, टी शेप्ड का। ठीक है, और फिर उसमें से रोपित हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश होता है।